हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैन बोलता है जब ये घर बन रहा था ना तो प्रोफेसर पाक चुल की वाइफ की ना डेथ हो गई थी। तो अब उनकी फैमिली में प्रोफेसर और उनकी बेटी बच गई हैं। इस वक्त ना प्रोफेसर ना इंग्लैंड में गए हुए हैं और उनकी बेटी उसी घर में रह रही है। लेकिन इस घर की बाहर की फोटो देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस घर को किसी प्रोफेसर पाक चुल ने बनाया है, क्योंकि ये देखने में ना बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। केविन बोलता है लेकिन इस घर में ना कुछ जरूर खास बात है, इसीलिए तो मिस्टर विलियम को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, अगर तुम चाहो ना तो तुम उस लड़की को ना कन्विंस कर सकते हो, जिससे ना हमारा काम भी हो जाएगा। केविन बोलता है लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाला। कल मुझे ना डैम आर्ट गैलरी में जाना है और अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की इस तरीके से ना कन्विंस हो सकती है तो तुम ट्राई कर लो ना। वहीं दूसरी तरफ जेनी सोफी को स्कॉट के बारे में बता देती है। सोफी उसे बोलती है तुम्हें अपने डैड को ना इस बारे में बता देना चाहिए। वो बोलती है तुम्हें मालूम तो है मेरे डैड कैसे हैं, वो मुझे ना कभी माफ नहीं करेंगे। उसी रात उसे अपनी मोम की याद आने लग जाती है, इसलिए वो उन्हें याद कर कर बोलती है मैंने अपने डैड का भरोसा जीतने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की ताकि वो मुझे उतना ही प्यार करे जितना वो आपसे करते थे, लेकिन अभी तक मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे ना बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं उन सभी गलतियों को सुधार लूंगी। जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जेनी एक एस्ट्रोलॉजर को कॉल करती है। मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज मुझे कोई रास्ता बताएं। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तुम्हारी जिंदगी में ना ईस्ट की साइड से कोई आने वाला है, उसे ना जाने मत देना। तभी जेनी के घर की डोर बेल बजती है। जेनी दौड़ कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने बेन खड़ा होता है। जेनी उसे पूछती है क्या तुम ईस्ट की साइड से आए हो? वो बोलता नहीं मेरा ऑफिस तो साउथ में है। ये सुनकर जेनी दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन बेन को तो यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े आर्किटेक्ट की बेटी ये कैसे हो सकती है। तभी जेनी को एक आदमी का कॉल आता है और ये कॉल उसी आदमी का होता है जिसने जेनी को 30 टेबल का ऑर्डर दिया होता है। वो जेनी को मिलने के लिए बुलाता है। जेनी को लगता है जरूर उसे और टेबल्स का ऑर्डर मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आदमी बोलता है हमारी हाई अथॉरिटी को ना आपके टेबल की क्वालिटी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए हम सारे टेबल्स को ना वापस करना चाहते हैं। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इधर केविन मिस्टर विलियम से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे मिस्टर हान भी मिलते हैं जो स्टीव के डैड होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं, इसलिए मिस्टर विलियम बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर हान बोलते हैं केविन के डैड ना मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और केविन ना बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मिस्टर विलियम बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम डैम आर्ट गैलरी के कंपटीशन में ना हिस्सा लो। वो बोलता है मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। उनके जाने के बाद मिस्टर हान केविन को बोलते हैं तुम अभी जवान हो ना, इसीलिए अपने काम के लिए अभी बहुत ही ज्यादा ओवर पैशनेट हो, लेकिन तुम्हें इच्छा और लापरवाही के बीच में ना फर्क पता होना चाहिए। एक्चुअली में मिस्टर हान उसे कहना चाहते हैं कि अगर उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो ये उसकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब केविन छोटा था तो मिस्टर हान ने केविन और उसकी मोम को घर से बाहर निकाल दिया था और वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने लग गए थे। प्रेजेंट में बेन आता है और उसे बोलता है तुम्हें ये सुनकर ना बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि प्रोफेसर पाक चुल की बेटी वही है जिसने स्टीव और एमी की शादी को तोड़वा दिया था। ये सुनकर केविन तो हैरान हो जाता है। बैन बोलता है हमारा तो उस लड़की के साथ 36 का आंकड़ा है, वो हमें कभी अपने घर में नहीं घुसने देगी। केविन बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम उस घर का मॉडल ना बना कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर हान अपने बेटे को ऑफिस में बुलाते हैं। वो स्टीव को बताते हैं केविन भी ना डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर लेना चाहता है। इस बार हमारा वो तरीका भी काम नहीं आएगा जिस तरीके से हमने पहले वाला ऑर्डर लिया था। एक्चुअली में स्टीव और उसके डैड ने मिलकर पहले वाले लोगों के साथ डील कर ली थी, जिसकी वजह से वो ऑर्डर उनकी कंपनी को ही मिला। स्टीव बोलता है मैं केविन को ना डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर नहीं लेने दूंगा। उसके डैड बोलते हैं अगर तुम्हें डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद स्टीव अपने सेक्रेटरी को बोलता है मिस्टर विलियम का ना बैकग्राउंड चेक करो, वो किस बार में जाते हैं और किन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। इसी बीच केविन जेनी से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन जेनी वहाँ पर नहीं होती, इसलिए केविन उसका वेट करने लग जाता है। इधर जेनी और सोफी फर्नीचर वापस लेकर आ रही होती है। सोफी उसे बोलती है तुम्हें अपने एक रूम को ना रेंट पर दे देना चाहिए। जेनी चिल्लाने लग जाती है मेरा घर पहले से ही लोन के लिए गिरवी रखा हुआ है और अब तुम चाहती हो कि मैं एक रूम को रेंट पर लगा दूं। सोफी उसे सुनाने लग जाती है क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई प्लान है? इसके बाद
रास्ते में उनकी नजर स्कॉट पर जाती है, जो जेनी के घर को दूर से देख रहा होता है। जेनी स्कॉट के पीछे भागती है। स्कॉट भी जेनी को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। केविन भी जेनी को भागते हुए देख लेता है, लेकिन दौड़ते वक्त जेनी के पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए वो केविन को बोलती है प्लीज उस लड़की को पकड़ लो। तो वो भी उसके पीछे भागने लग जाता है और वो उस बंदे को पकड़कर लेकर आ जाता है। जेनी उससे पूछती है पैसे कहाँ पर हैं? स्कॉट बोलता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर जेनी उसे मारने लग जाती है। एक्चुअली में उसने 1 मिलियन नहीं पूरे 10 मिलियन वॉन उधार ले रखे थे। वो उसे पूछने लग जाती है क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? वो बोलता है कुछ भी नहीं खाया, जिसके बाद वो उसे लंच करवाती है। जेनी उसे बोलती है देखो जरा तुम्हारा क्या हाल हो गया है, कुछ दिनों में मेरे डैड घर वापस आने वाले हैं। मेरे पास लोन चुकाने के पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे अपना एक कमरा रेंट पर देना पड़ रहा है। केविन भी उन लोगों की बातें सुन लेता है। अगर ये रूम मुझे रेंट पर मिल गया तो मेरा तो काम हो जाएगा। स्कॉट जेनी को वॉशरूम का बहाना कर धोखा देकर भाग जाता है, लेकिन जेनी दौड़ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी होती है। केविन उसे बोलता हमें ना हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन जेनी के पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए बहाना बना देती है चोट ज्यादा नहीं है, इसे मैं घर पर ही ठीक कर लूंगी। लेकिन जेनी एक कदम भी चल नहीं पा रही थी, इसलिए केविन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर वो जेनी का बिल भी पे करता है। लेकिन जेनी को तो केविन पर शक होने लग जाता है। हमेशा तो ये मुझसे झगड़ता रहता था और आज ये मेरा बिल पे कर रहा है। जेनी उसे बोलती है मैं तुम्हें ये पैसे न लौटा दूंगी। केविन बोलता है लेकिन तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे थैंक यू बोल दो, और अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो मुझे एक रूम रेंट पर दे दो। जेनी बोलती है तुम्हें कैसे पता? केविन बोलता है जब तुम स्कॉट को बता रही थी ना तो मैंने सुन लिया था। जेनी बोलती है मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी क्योंकि हमारे घर में ना बाहर के लोगों का आना ना मना है। नेक्स्ट सीन में जेनी के घर के बाहर नोटिस लगा होता है, इसलिए जेनी उसे निकाल कर फेंक देती है, लेकिन केविन उसे पढ़ लेता है क्या तुमने अपने घर को गिरवी रख दिया? जेनी उसे कोई जवाब नहीं देती तो केविन बोलता है क्या तुमने सोचा भी है कि तुम ये लोन कैसे पे करने वाली हो? वो बोलती है इससे तुम्हें क्या मतलब? तभी सोफी दरवाजा खोलकर पूछती है क्या स्कॉट ने पैसे दिए? वो बोलती है नहीं और अंदर चली जाती है। केविन उसे आवाज देकर बोलता है तुम्हें इस बारे में ना दोबारा सोचना चाहिए। सोफी जेनी से पूछती है ये किस बारे में बात कर रहा है? वो बोलती है इसे ना हमारा रूम रेंट पर चाहिए, लेकिन मैं इसे देना नहीं चाहती हूँ। सोफी बाहर आकर उसे बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं जेनी को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, तुम यहीं पर इंतजार करना। सोफी उसे बोलती है इस लड़की में क्या दिक्कत है? जेनी बोलती है मैं एक लड़की के साथ कैसे रह सकती हूँ। सोफी उसे समझाती है अगर तुम अपने साथ एक लड़की को रखोगी तो वो एमी की तरह हो सकती है, और एक लड़के को रखोगी तो वो स्टीव या स्कॉट की तरह हो सकता है। इससे अच्छा तो तुम केविन को ही अपना रूम दे दो ना, क्योंकि वो गे है और उसके पास पैसा भी है, क्योंकि उसके पास रहने को घर नहीं है। तुम्हारे पास घर तो है लेकिन पैसा नहीं है। तुम दोनों ही ना एक दूसरे की मदद कर सकते हो, और वैसे भी अगर तुम्हें केविन पसंद ना आए तो उसे घर से बाहर निकाल देना। जेनी सोफी की बातों से कन्विंस हो जाती है। इसके बाद सोफी केविन को अंदर बुलाती है और उसे पूरा घर दिखाती है। कुछ देर के बाद जब केविन अपने ऑफिस में होता है तो उसका दोस्त बेन बोलता है उस लड़की ने ना तुम्हें भी मना कर दिया होगा। वो बोलता है आज मैंने ना एक रूम ना रेंट पर लिया है और आज मैं वहाँ पर शिफ्ट होने वाला हूँ। वो पूछता है कहाँ पर? वो बोलता है और कहाँ पर? सैंगोजी में। ये सुनकर बेन को तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। केविन उसे बोलता है ये ना एक सीक्रेट है, तुम इस बारे में ना किसी को नहीं बताओगे, खासकर जूली और जेनी को तो बिल्कुल भी नहीं। बेन होके बोल देता है। इसके बाद शाम को जब वो सैंगोजी के बाहर खड़े होते हैं, बेन उसे बोलता है हमारी कंपनी का फ्यूचर ना अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे तो लगता है ये लड़की ना तुम्हें पसंद करती है। बोलता है ऐसा ना कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। जेनी उसे अपने घर में रहने की कंडीशन बताती है, तुम यहाँ पर ना कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और हम दोनों ही फ्रिज और वॉशिंग मशीन को साथ में इस्तेमाल करेंगे। केविन भी उसे बोल देता है मेरी भी एक कंडीशन है, तुम इस घर को ना बहुत ही ज्यादा गंदा रखती हो, तुम्हें इसे साफ रखना होगा और तुम मेरी किसी भी चीज को टच नहीं करोगी। ये सुनकर जेनी को गुस्सा आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने एरिया में रहोगे और मैं अपने एरिया में रहूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे एरिया में आ गए ना तो मैं तुम्हारे हर उस पार्ट को काट दूंगी जो मेरे एरिया में एंटर करेगा। इन दोनों के बीच में लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, इसलिए बेन और सोफी उन दोनों को शांत करते हैं। थोड़ी देर बाद केविन जब अपने सामान को अरेंज कर रहा होता है तो एक नौकरी चीज से उसे चोट लग जाती है, जिस वजह से केविन दर्द से चिल्ला रहा होता है, इसलिए बेन उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। लेकिन बाहर से सोफी उनकी आवाजें सुनकर बहुत ही ज्यादा मजे ले रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर कुछ ऐसा वैसा चल रहा है। लेकिन जेनी को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए सोफी को वहाँ से दूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एमी अपने लगेज के साथ एक घर में एंटर करती है। ये वही घर होता है जहाँ पर स्टीव और एमी शादी के बाद रहने वाले थे।
एमी बहुत ही ज्यादा थकी थी इसलिए वो सो जाती है, लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। स्टीव उसे बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पर वापस लौटकर जरूर आओगी। एमी बोलती है ऐसा ना कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्टीव बोलता है हमारी शादी वाले दिन से ही मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। एमी स्टीव को घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। स्टीव बोलता है इस घर को ना मेरे डैड ने खरीदा है, इसलिए मैं क्यों जाऊँ। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस होती है और गुस्से में आकर स्टीव एमी को घर से बाहर निकाल देता है। उसी रात केविन सेंगोची में घूम रहा होता है, तभी उसे जूली का कॉल आता है, लेकिन केविन उसे रिसीव ही नहीं करता। इसके बाद वो एक कमरे में आता है जहाँ पर बहुत सारे पेपर रखे होते हैं। फोन में से एक पेपर को पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसी दौरान उसे उसकी मोम का कॉल आता है। वो उसे बोलती है तुम घर क्यों नहीं आए। केविन बोलता है मैं किसी काम के सिलसिले से ना बाहर आया हूँ, मैं आपको इसके बारे में ना बाद में बताऊंगा। ये बोलकर केविन कॉल कट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। वो केविन को डराने लग जाती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, तुम जानते हो ना अगर तुम मेरे एरिया में आओगे तो मैं क्या करूँगी। वो बोलता तुम क्या कर लोगी। तभी वो लकड़ी काटने वाली मशीन को ऑन कर देती है, जिससे केविन डरकर भाग जाता है। इसके बाद जेनी बोलती है क्या मैंने ज्यादा कर दिया। इसके बाद वो अपने रूम में जा रही होती है, तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। जेनी तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर वापस कैसे आ सकती हो। वो बोलती है क्या मुझे अब अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्चुअली मैं एमी हमेशा से ही जेनी के घर में ही रहती थी, वैसे भी मैंने स्टीव को छोड़ दिया, इसलिए हम दोनों के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेनी बोलती है क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो जो तुमने मेरे साथ किया है। वो बोलती है तुमने भी तो मेरी शादी खराब कर दी और कितने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती की। वो बोलती है तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था। वो बोलती है कौन सा प्यार, उसने ना कभी तुमसे प्यार नहीं किया था, तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। कुछ लोग तुम पर तरस खाकर अटेंशन क्या दे देते हैं, तुम तो उसे प्यार ही समझ लेती हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और केविन उन दोनों की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए केविन बाहर आकर बोलता है क्या तुम दोनों शांत होगी, मैं ना काम कर रहा हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। एमी तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, ये कौन है। वो बोलती तुम्हें क्या मतलब, क्या तुम इसे भी मुझसे चुराना चाहती हो, ऐसे तुमने स्टीव को मुझसे चुरा लिया था। वो बोलती है क्या कहा, चुरा लिया था, मैं किसी को चुराती नहीं हूँ कुछ, खुद मेरे पास लड़के आते हैं। वो बोलती है मैं तुमसे बेट लगाती हूँ, तुम इसे अपना नहीं बना पाओगी। एमी बोलती है मैं तो इसे 10 मिनट में अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। बोलती है चाहे तुम 100 साल तक ट्राई क्यों ना कर लो, पर तुम इसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओगी। वो पूछती है पर क्यों। वो बोलती है क्योंकि ये लड़का ना गे है। केविन भी जेनी की बात को सुन लेता है। एमी बोलती है चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोलती है तुम्हें पता तो है मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। वो बोलती है मुझे ना फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। जिसके बाद वो चली जाती है। केविन जेनी से पूछता है तुमने उस लड़की को मेरे बारे में क्या कहा कि मैं एक गे हूँ। मैं गे नहीं हूँ। वो बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा एक सीक्रेट है और तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहते हो। वैसे तुम ना एक नंबर के प्ले बॉय हो। कल तुम बैंक के साथ थे और उस रात तुम जिमी के साथ थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में उसे लग रहा था केविन उन दोनों को एक साथ डेट कर उन दोनों को धोखा दे रहा है। ये बोलकर जेनी तो वहाँ से निकल लेती है। केविन गुस्से में अपना सामान पैक करता है और जेनी के पास जाता है। तुम इस अकाउंट में ना मेरा एडवांस वापस कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केविन उसकी नहीं सुनता और उसके घर को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन केविन का मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है। बैन उसे बोलता है क्या तुम दोनों के बीच में कल रात कुछ हुआ था क्या, लेकिन केविन तो उसे झूठ बोल देता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। मैं ना वहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने सेंगो जी को छोड़ दिया और मैंने अपने पुराने मॉडल में ना कुछ चेंजेस करने का सोचा है, जिसे हम डैम आर्ट गैलरी के कंपटीशन में लेकर जाएंगे। बैन सैड होकर बोलता है हम इस मॉडल से ना मिस्टर हान की कंपनी को नहीं हरा पाएंगे और उनके जीतने के बाद फिर से हमारी सिर्फ इंसल्ट ही होगी। उसके बाद तुम इस कंपनी को बंद कर दोगे और मुझे अपनी फैमिली के साथ सुपरमार्केट में काम करना पड़ेगा और मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ और रोने लग जाता है। एक्चुअली मैं उसे पता था कि अगर उनकी कंपनी को ये ऑर्डर नहीं मिला तो उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जेनी सोफी को कल रात के बारे में बताती है और फिर सोफी के समझाने पर जेनी केविन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता और मैसेज डाल देता है कि मेरा एडवांस ना मुझे आज ही वापस कर देना। ये देखकर सोफी जेनी पर चिल्लाने लग जाती है मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम्हें पैसों की दिक्कत ना हो और तुमने तो उसे एक रात में ही बाहर निकाल दिया। वो बोलती है बहुत हो गया, ये सब कुछ ना उस कोड की वजह से हो रहा है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। इसलिए जेनी इस कोड को हर उस जगह पर ढूंढती है जहाँ पर स्कॉट अक्सर जाया करता था, लेकिन वो उसे कहीं पर
भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो स्कॉट को एक वॉइस मैसेज भेजती है, तुम कब तक सबसे भागते रहोगे, हमें मिलकर ना बात करनी चाहिए, शायद फिर हम इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल पाए। इसी बीच जेनी हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जेनी का बैंडेज खोल देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त जेनी की नजर एक कपल पर जाती है, जो कि अपने पार्टनर की मदद कर रहा होता है। ये देखकर जेनी को वो बात याद आती है जब केविन उसकी इसी तरीके से मदद कर रहा था। तब केविन ने जेनी के घर के बहुत सारे स्केचेस बना लिए होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर बेन बोलता है, मुझे सेंगोजे में कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो बोलता है, मैंने प्रोफेसर पार्क चुल का ना इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा था कि सेंगोजे मेरी बेटी और मेरी वाइफ के प्यार की निशानी है, इसीलिए मुझे लगता है सेंगोजे में ना जरूर कुछ खास है जो मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। बैन बोलता है, तुम्हें सेंगोजे में ना वापस जाना चाहिए ताकि तुम उस जगह को और ज्यादा करीब से जान सको। केविन बोलता, मैं वहाँ पर किसी कीमत पर नहीं जाने वाला, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है, इसलिए केविन जेनी को ऑफिस से बाहर लेकर आ जाता है, क्योंकि उसके टेबल पर सेंगोजे के स्केचेस पड़े होते हैं। जेनी बोलती है, मुझे कल रात की हरकत के लिए ना माफ कर दो, मैं तुम्हारा सीक्रेट ना किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज तुम वापिस आ जाओ। लेकिन केविन तो उसकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता। इसके बाद जेनी उसे एक गिफ्ट देती है, मेरी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मेरे हॉस्पिटल का बिल दिया था, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ ना। वो बोलता है, गिफ्ट देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं वापस नहीं आने वाला। ये बोलकर वो तो चला जाता है। जेनी को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी चली जाती है। इसके बाद केविन जब ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। तुम घर वापस क्यों नहीं आ रही हो? तुमने तो अपने सामान को भी शिफ्ट कर लिया है, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र कर रही है। वो बोलता, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए अब हम दोनों ना एक घर में नहीं रह सकते हैं, इससे तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए आज के बाद तुम मेरे ऑफिस ना बिल्कुल भी नहीं आओगी। ये बोलकर केविन तो वहाँ से चला जाता है। जूली समझ जाती है, जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आज से पहले इसने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कभी नहीं किया। इसलिए जूली अपना दिमाग लगाती है और जिमी को बोलती है, तुम मुझे डेट करना चाहते हो ना? तो वो हाँ बोल देता है। वो बोलती है, ठीक है, तो पहले तुम्हें पता लगाना होगा कि केविन अब कहाँ जाता है। वो भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान मिस्टर विलियम को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि मिस्टर हान उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। आप मेरे डैड के दोस्त है, इस वजह से मैं आपकी कंपनी को सिलेक्ट कर लूँ, ये बाकी लोगों के साथ ना इंसाफी होगी। इसके बाद डैम आर्ट गैलरी की मीटिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आई होती है। इस मीटिंग में बेन और केविन भी होते हैं। मिस्टर विलियम बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट को ना 5000 किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा, जिसका बजट 400 बिलियन वॉन होगा। जगह पर सभी आर्टिस्ट को अपनी अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना सभी आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो बनाए जाएंगे। इस मॉडल को टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ये कंपटीशन ना 1 हफ्ते के बाद होगा। जिसने भी ये कंपटीशन जीत लिया वो इंटरनेशनली सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहलाएगा। स्टीव हेमी को बोल रहा होता है, कल रात तुम कहाँ पर थी? वो बोलती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तभी सामने से केविन आ रहा होता है, जिसके बाद एमी स्टीफन को जेलस कराने के लिए केविन को बोलती है, कल रात मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? वो बोलता है, कल रात को ना आप अलग ही रूप में थी। वो बोलती है, आप उस सब को भूल जाओ, मैं हमेशा वैसे नहीं रहती हूँ। सुनकर स्टीफन को लगता है इन दोनों ने रात साथ में गुजारी है। इसके बाद वो केविन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वो तो उसे दूर धक्का दे देता है। वे वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने बराबरी वालों से लड़ा करो, कमजोर दिल वालों के साथ नहीं। सुनकर केविन को गुस्सा आ जाता है, मैं जानता हूँ कि मैं हर बार हार जाता हूँ, लेकिन इस बार ना मुझ पर एक एहसान करना, इस लड़ाई को धोखे से नहीं बल्कि सही तरीके से जीतने की कोशिश करना। ये बोलकर वो चला जाता है। बैन को केविन के इस जवाब से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अभी केविन को एक कॉल आता है, इसलिए वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। मिस्टर हान अपने बेटे को बताते हैं, मिस्टर विलियम ने ना रिश्वत नहीं ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एमी को मनाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि मिस्टर विलियम ना एमी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं, और एमी इस प्रोजेक्ट में हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। बोलता है, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो क्या उसके बाद आप एमी को अपने घर की बहू मान लेंगे? वो हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर चाहिए था। इधर केविन हॉस्पिटल में जाता है तो वर्कर उसे बोलते हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, ओवर टाइम की वजह से एक वर्कर की आंख लग गई, जिसकी वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। बैन केविन को बोलता है, हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि हमारा क्लाइंट ना बैंकरप्ट हो गया है, इसलिए वो इस कंट्री को छोड़कर ना फिलीपीन भाग गया है। एक्चुअली में ये वही क्लाइंट होता है जिसके लिए केविन अपने वर्कर से दिन रात काम करवा रहा होता है कि वो
उस ऑर्डर को डेडलाइन से पहले पूरा कर सके, लेकिन डेडलाइन से पहले ही उनका क्लाइंट ही भाग जाता है। अब केविन के पास इन वर्कर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं होते, इसलिए केविन लोन लेने के लिए तैयार हो जाता है ताकि फिलहाल वो इन वर्कर्स को उनकी पेमेंट कर सके। केविन के पास अपनी कंपनी को बचाने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बेन को बोलता है मैं सेंगोचे में वापस जा रहा हूँ। बेन भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।